हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज़ से जनवरी 2020 से लेकर अब तक की यानी कि पिछले 1.5 साल के साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे। इस सीरीज़ में आपको टोटल 25 वीडियो मिलेंगे। अगर आप इन सभी वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के 90 to 95% जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपको इसी सीरीज़ से मिलने वाले हैं। ये है इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमारे 2 वीडियोज़ आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोज़ की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए डोमेस्टिक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए डोमेस्टिक सम्मेलन का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब यहीं से आपको एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। द्वितीय डोमेस्टिक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किया गया भुवनेश्वर शहर में। द्वितीय डोमेस्टिक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किया गया भुवनेश्वर शहर में। तो चलिए अब हम जान लेते हैं डोमेस्टिक क्या है। डोमेस्टिक जिसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। डोमेस्टिक जो कि 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसका मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। डोमेस्टिक की स्थापना होती है 1997 में। डोमेस्टिक में टोटल 7 देश हैं। ये 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पाकिस्तान देश भी डोमेस्टिक देशों का एक सदस्य देश है? तो आपको याद रखना है जी नहीं, पाकिस्तान डोमेस्टिक फोरम का एक देश नहीं है, जबकि पाकिस्तान सार्क फोरम का एक मेंबर देश है। पाकिस्तान सार्क फोरम का एक मेंबर देश है, न कि डोमेस्टिक फोरम का। सार्क फोरम जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क फोरम का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क के अंतर्गत टोटल 8 देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन नकेल जो है ये लॉन्च किया गया है जिला गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ऑपरेशन नकेल क्या है। ऑपरेशन नकेल के तहत जिला गाजियाबाद की जो पुलिस है सभी ऑटो रिक्शा चालकों को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करेगी। इस यूनिक नंबर को ऑटो रिक्शा चालकों को अपनी गाड़ी पर चिपकाना होगा। उसके बाद अगर कोई ऑटो रिक्शा चालक किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है या फिर उत्पीड़न करता है तो वह महिला पुलिस से शिकायत कर सकती इस यूनिक नंबर के जरिए, और पुलिस उस ऑटो रिक्शा चालक को इस यूनिक नंबर के जरिए तुरंत पकड़ लेगी। यही है ऑपरेशन नकेल जो कि गाजियाबाद जिले की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है और एक जिला भी है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य जो कि आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी है 20.42 करोड़। अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये डेटा आपको याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी है 20.42 करोड़। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आपको लखनऊ से 4 क्वेश्चन याद रखनी है। 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में। डिफेंस एक्सपो 2020 का थीम था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब ये थीम था डिफेंस एक्सपो 2020 का, जिसका आयोजन किया गया लखनऊ शहर में। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया 12 जनवरी 2020 को लखनऊ शहर में, जिसका थीम था फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया थीम था राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का, जिसका आयोजन किया गया लखनऊ शहर में।
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने एक योजना शुरू किया जिसका नाम है थैला बैंक योजना। थैला बैंक योजना जो कि लखनऊ नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है। अब आपको लखनऊ से दो संस्थानों के नाम याद रखनी है। दो संस्थान कौन कौन से हैं? पहला है CDRI जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय है लखनऊ शहर में। जबकि दूसरी संस्था है सिडबी जिसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु विकास बैंक। इसका भी मुख्यालय है लखनऊ शहर में। तो ये दो संस्थाओं के नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 को किसने जीत लिया है? तो नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 को महिला एकल का खिताब जीत लिया है ज्योत्सना चिनप्पा ने। जबकि पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है सौरभ घोषाल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं सौरभ घोषाल, जिन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। जबकि महिला एकल का खिताब जीत लिया है ज्योत्सना चिनप्पा ने। अब आपको कुछ भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों के नाम याद रखना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे दीपिका कार्तिक पल्लिकल, ज्योत्सना चिनप्पा, हरिंदर पाल संधू, ऋत्विक भट्टाचार्य, रमी टंडन, सुनैना कुरबिला, तन्वी खन्ना, सौरभ घोषाल। ये हैं भारत के प्रमुख स्क्वैश प्लेयर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। सौरभ घोषाल जो कि स्क्वैश खिलाड़ी हैं, जबकि सौरभ चौधरी जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से एक निशानेबाज हैं यानी कि शूटिंग प्लेयर हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के पहले अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है जी नारायण को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं जी नारायण, जिनको NSIL के पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि NSIL क्या है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा था, क्योंकि इसरो भारत के भी प्रोजेक्ट हैंडल कर रही थी, साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनियों तथा अन्य देशों के प्रोजेक्ट हैं उनको भी इसरो हैंडल कर रही थी, जिसकी वजह से इसरो पर काफ़ी ज़्यादा लोड आ गया था। तो उस लोड को कम करने के लिए इसरो ने एक सहायक कंपनी बनाया है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। जो NSIL कंपनी है ये इसरो की एक सहायक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, जो कि विदेशी देशों के प्रोजेक्ट साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके प्रोजेक्ट को डील करेगी NSIL। जबकि इसरो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार यानी कि भारत के प्रोजेक्ट को डील करेगी। तो आपको याद रखना है NSIL जो कि इसरो का एक वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल विंग है, जो कि प्राइवेट तथा अन्य देशों के प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए बनाई गई है। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में और NSIL का भी मुख्यालय है बेंगलुरु में। NSIL की स्थापना होती है मार्च 2019 में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में फरवरी 2021 में जो NSIL कंपनी है, NSIL कंपनी ने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अमेजेनिया फर्स्ट। साथ ही साथ अन्य 18 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है NSIL कंपनी के द्वारा। जो अमेजेनिया फर्स्ट है तथा अन्य जो 18 उपग्रह इनको PSLV C51 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमेजेनिया क्या है? तो अमेजेनिया जो कि ब्राज़ील देश का एक उपग्रह है, जो कि अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई पर निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया है। ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि NSIL के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है NSIL कंपनी जो कि इसरो की एक सहायक कंपनी है, इसके द्वारा पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अमेजेनिया फर्स्ट, जो कि ब्राज़ील देश का एक उपग्रह है। ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमेजेनिया फर्स्ट जो है ये PSLV C51 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये जो PSLV C51 अमेजेनिया सैटेलाइट ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है।
इसरो सिर्फ 2 जगह से रॉकेट लॉन्च करता है। पहला है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और दूसरा स्थान है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अब आपको यहाँ पर जो इसरो है, इसरो के 3 रॉकेट के नाम याद रखने हैं। रॉकेट क्या होता है? जिसकी मदद से हम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं, उसे ही हम रॉकेट कहते हैं। इसरो के 3 रॉकेट हैं, कौन कौन से? PSLV जिसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV जिसका पूरा नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसी प्रकार से है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब यहाँ से NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान फर्स्ट को जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था, इसको किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान फर्स्ट को PSLV XL-C11 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान सेकंड जो कि 2019 में लॉन्च किया गया, इसको किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया गया था GSLV मार्क थर्ड रॉकेट की मदद से। इसी प्रकार से मंगलयान मिशन को जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था, इसको PSLV XLC-25 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। तो ये 3 रॉकेट के नाम आपको याद रखना है। और जो जितने भी इसरो के रॉकेट हैं उनमें से सबसे हैवी तथा भारी रॉकेट है GSLV मार्क थर्ड, इसीलिए GSLV मार्क थर्ड को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसरो के निदेशक हैं डॉक्टर के सिवान। अगला क्वेश्चन है 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में गली बॉय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया गली बॉय फिल्म को, बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया आलिया भट्ट को गली बॉय फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया रणबीर कपूर को गली बॉय फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया जोया अख्तर को गली बॉय फिल्म के लिए। तो ये हैं सारे पुरस्कार जो कि फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में दिए गए। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन जो कि RRB NTPC में पूछा गया था कि जो फिल्म फेयर अवार्ड हैं इनका हर साल आयोजन किया जाता है मुंबई शहर में। पहली बार 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन मुंबई से बाहर किस शहर में किया गया? तो पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का आयोजन मुंबई से बाहर असम के गुवाहाटी शहर में किया गया था। ये क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा गया था। तो चलिए अब हम उन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि फिल्म से रिलेटेड हैं। जैसे 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया गोवा राज्य में। जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 है, इसमें फोकस देश के रूप में चुना गया था बांग्लादेश को। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया विश्वजीत चटर्जी को। इसी प्रकार से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं अमिताभ बच्चन। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया फीमेल कैटेगरी में दीपिका पादुकोण को, जबकि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है मेल कैटेगरी में अक्षय कुमार को। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया ने भारत में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए विश्वनाथन आनंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। इन्हीं को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया संस्था ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारत में।
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में, इसकी स्थापना होती है 1961 में। वर्तमान में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं पवन सुखदेव, जो कि एक भारतीय हैं। पवन सुखदेव को पिछले साल 2020 में टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टाइलर पुरस्कार, जिसे पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है टाइलर पुरस्कार को, जो कि पिछले साल 2020 में दिया गया था पवन सुखदेव को। पवन सुखदेव जो कि वर्तमान में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था के अध्यक्ष हैं। तो चलिए इसी बात पर हम पर्यावरण से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है सस्मिता लेंका को। एक क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। तो IUCN जो कि पर्यावरण से रिलेटेड एक संस्था है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। दूसरा क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो रेड डाटा बुक जो कि IUCN संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो कि दुनिया भर के संकटग्रस्त जो जानवर हैं उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन है WWF का फुल फॉर्म क्या है। तो WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। अगला क्वेश्चन है नीरी का फुल फॉर्म क्या है। तो नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है नागपुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है। तो UNEP का मुख्यालय है केन्या के नायरोबी शहर में। वर्तमान में UNEP की हेड हैं एंगर एंडरसन। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं टाइलर प्राइज को। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारत में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया 1986 में। अब आपको 4 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पयंग को कहते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांकला को। अगला क्वेश्चन है IMMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो IMM के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है राकेश शर्मा को। राकेश शर्मा कौन है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं बजाज ऑटो कंपनी के निदेशक राकेश शर्मा। इन्हीं को IMMA का अध्यक्ष चुना गया है। IMMA जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। IMM की स्थापना होती है 1947 में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गेम्स 2020 संस्करण का आयोजन किस देश में होगा। तो वर्ल्ड गेम्स 2020 का आयोजन किया जाएगा अमेरिका देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अमेरिका में कहाँ किया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन खेलों का आयोजन किया जाएगा वर्ल्ड गेम्स 2022 का अमेरिका देश के अल्बामा राज्य के बर्मिंघम शहर में। ये जो बर्मिंघम शहर ये अमेरिका देश का है और इसी से मिलता जुलता एक दूसरा नाम है बर्मिंघम, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। और बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सभी आगामी खेल प्रतियोगिताओं को। जैसे 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा चीन के बीजिंग शहर में। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा चीन के हांगझाऊ शहर में। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में। 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा कतर देश में। 2023 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहर में। 2023 रग्बी वर्ल्ड कप का आयोजन फ्रांस देश में। 2023 बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन इंडोनेशिया, जापान तथा फिलीपींस 3 देशों में किया जाएगा। तो ये हैं सारे आगामी खेल प्रतियोगिताएं जिनके बारे में आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, हर साल भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और जो पिछले साल 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया, इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल को भी शुरू किया गया है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल को शुरू किया गया है 24 अप्रैल 2020 से। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था। वर्तमान में भारत के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, IMF के MD के सलाहकार के समूह के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो IMF, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में MD के सलाहकार समूह के रूप में नियुक्त किया गया है रघुराम राजन को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं रघुराम राजन, जो कि भारत के व्यक्ति हैं। इन्हीं को जो IMF की MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी वर्तमान में MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। वर्तमान में IMF की मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। IMF का मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में। अगला क्वेश्चन है, 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2021 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे शहर में। और 2020 में इसका थीम होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट, ये है 2021 का थीम। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, 2020 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण आयोजित किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में, जिसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी कि इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के जो वैज्ञानिक हैं उनका एक फोरम है, जिसकी स्थापना होती है 1914 में और इसका मुख्यालय है कोलकाता शहर में। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है MA गणपति को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं MA गणपति, जिनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो क्या है? तो भारत में जितने भी हवाई अड्डे हैं, जितने भी एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, ये है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के पास, जिसकी स्थापना होती है 1978 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब यहाँ से आपको एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, भारत में जितने भी हवाई अड्डे हैं उनके सिक्योरिटी के लिए जो संस्था है उसका नाम है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जबकि भारत में जितने भी हवाई अड्डे हैं उनके मैनेजमेंट तथा अपग्रेडेशन के लिए जो संस्था है उसका नाम है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AA का काम है भारत में जितने भी हवाई अड्डे हैं उनके मैनेजमेंट के लिए काम करती है। AA का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना होती 1995 में और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं अनुज अग्रवाल। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अब आपको दो एयरपोर्ट के नाम याद रखने हैं। दो एयरपोर्ट कौन हैं? कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दूसरा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका दूसरा नाम है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ये अभी बन रहा है, ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जब बनकर ये तैयार होगा तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा।
इसको बनाने के लिए स्विट्ज़रलैंड की प्राइवेट कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को ठेका दिया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये भारत का सबसे बड़ा क्यों होगा? क्योंकि दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काफ़ी ज़्यादा लोड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा भार हो गया है। तो इस लोड को कम करने के लिए दिल्ली के बगल में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नोएडा जो शहर है ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो जो सितवे बंदरगाह है ये म्यांमार देश में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो सितवे बंदरगाह है ये बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के रखाइन राज्य में बन रहा है, जो कि रखाइन राज्य की राजधानी है सितवे। यहीं पर ये बंदरगाह बन रहा है और इसको बना कौन रहा है? इसको बना रहा है भारत सरकार, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है म्यांमार देश के रखाइन राज्य की राजधानी सितवे में एक बंदरगाह बन रहा है जिसका नाम है सितवे बंदरगाह। इस बंदरगाह को बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार इस बंदरगाह को कलादान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट परियोजना के तहत बना रहा है। इसके बनने से भारत म्यांमार के बीच की जो कनेक्टिविटी है ये कम हो जाएगी, क्योंकि अभी अगर कोई जहाज़ भारत से म्यांमार को सामान पहुंचाता है तो उसको पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से उसको सितवे तक जाना होता है, जिसकी लंबाई है 539 किलोमीटर। जब ये सितवे बंदरगाह बन जाएगा तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा मिजोरम राज्य से, तो तब इसकी लंबाई रह जाएगी सिर्फ 158 किलोमीटर। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है सितवे बंदरगाह जो कि भारत बना रहा है म्यांमार देश के रखाइन राज्य के सितवे शहर में। म्यांमार देश की राजधानी है नयपैदा और हाल ही में म्यांमार देश में सैन्य शासन लागू हो गया, यानी कि यहाँ पर मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है। पहले म्यांमार देश की स्टेट काउंसलर थी आंग सान सू की, जिनको म्यांमार देश की जो मिलिट्री है इनको जेल में डाल दिया है। म्यांमार देश की राजधानी है क्यात। तो आपको याद रखना है म्यांमार देश में सेना तख्ता पलट हो गया है। यहाँ की सेना ने यहाँ का जो शासन है अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ के जो सेना के प्रमुख हैं इनका नाम है मिन आंग लाइंग, मिंग आन लाइंग। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं मिन आंग लाइंग, जो कि म्यांमार देश के सेना प्रमुख हैं। इन्होंने ही म्यांमार देश में तख्ता पलट कर दिया है, शासन अपने हाथों में ले लिया है और म्यांमार देश की जो स्टेट काउंसलर थी आंग सान सू की, इनको जेल में डाल दिया है। और इस समय म्यांमार देश में कत्ले आम हो रहा है। यहाँ की जो सेना है लोगों को धाएं धाएं मार रही है। अब यहाँ से आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन याद रखने हैं, क्या क्या याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री शासन लागू हो गया, इसके लिए पूरे देश में पूरी दुनिया में इसका चर्चा है। तो म्यांमार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य म्यांमार देश से लगते हैं? तो भारत के 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार देश से लगते हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार देश से लगते हैं। म्यांमार देश की सबसे बड़ी तथा प्रमुख नदी है इरावदी नदी और इसी इरावदी नदी में एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसका नाम है इरावदी डॉल्फिन। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो भारत में इरावदी डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के चिल्का झील में पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन भारत के सिर्फ और सिर्फ चिल्का झील में पाई जाती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं म्यांमार राज्य से कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रोहिंग्या मुसलमानों या फिर रोहिंग्या शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो रोहिंग्या शरणार्थियों का संबंध है म्यांमार देश से। गोल्डन पगोड़ा किस देश में स्थित है? तो गोल्डन पगोड़ा म्यांमार देश में स्थित है। किस मुगल शासक की कब्र म्यांमार देश में स्थित है? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय की जो कब्र है म्यांमार देश में स्थित है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नयपैदा है। म्यांमार इरावती नदी किस देश में बहती? तो इरावती जो नदी है म्यांमार देश में बहती है। भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है? तो भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार देश से लगती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड तथा मणिपुर। रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है म्यांमार के रखीन राज्य से।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं जे वेंकट रमू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि भारत की एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना होती है 2018 में। वर्तमान में भारत में सिर्फ 6 पेमेंट बैंक हैं। ये 6 पेमेंट बैंक कौन कौन सी हैं? एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन है? तो भारत की पहली पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि एक प्राइवेट पेमेंट बैंक है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक कौन है? तो भारत की एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में, जो कि पेटीएम कंपनी की एक बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपास का पहला ब्रांड व लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। स्मृति ईरानी जो कि कपड़ा मंत्री हैं। क्यों लॉन्च किया गया? तो आप सभी को पता होगा कि जो भारत में कपास पैदा होता उसका कोई ब्रांड नहीं था, उसका कोई लोगो नहीं था। इसकी वजह से जब भारतीय कपास विदेशों में जाता था तो उसका प्राइस सस्ता हो जाता था, वो कम दामों पर बिकता था, जिसके लिए भारत सरकार ने इसकी ब्रांडिंग की है और इसका ब्रांड का नाम दिया गया है कस्तूरी कपास। तो आपको याद रखना है, भारत का जो कपास है इसका पहला ब्रांड लॉन्च किया गया है। इस ब्रांड का नाम है कस्तूरी कपास। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। स्मृति ईरानी जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं स्मृति ईरानी। इन्होंने ही कस्तूरी कपास के नाम से कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया है। जो कपास है, कपास के लिए एक संस्था भी है जिसका नाम है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1970 में। इस साल दूसरा विश्व कपास दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर को। इसी 7 अक्टूबर को भारत के पहले कपास ब्रांड का नाम लॉन्च किया गया जिसका नाम है कस्तूरी कपास। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 से। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि IMMA इंटरनेशनल मोटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ